Recording in progress. अल्हम्दुलिल्लाह पिछली मर्तबा डायबिटीज का डिस्कशन हुआ था, डायबिटीज के डाइट प्रोग्राम के ताल्लुक से। आज का डिस्कशन जो है वो डायबिटीज का मेडिकल मैनेजमेंट, जो मेडिसिन अवेलेबल हैं उसका एक ब्रीफ आउटलाइन देना है। ये बेसिकली, इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि एवरीबडी नीड्स टू कंसल्ट ए प्रॉपर डायबिटिशियन टू मैनेज हिज मेडिकेशंस। लेकिन चूंकि अगला डिस्कशन हमारा रमजान में डायबिटीज के ताल्लुक से होने वाला है, तो उस एतबार से थोड़ा सा मेडिकल मेडिसिन का आइडिया भी रहेगा, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रमज़ान में हमारे मेडिसिन को थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करने में। तो उसके लिए आज का ये डिस्कशन है। डायबिटीज़ के हिस्ट्री में हमने देखा था कि तकरीबन 1500 बीसी से डिस्क्राइब होना शुरू हुई है डिसीज। अलग अलग सिविलाइजेशंस में, अलग अलग सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में डायबिटीज का डिस्क्रिप्शन तो आया है बहुत जमाने से, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज टू बी ए फेटल डिजीज। एक बार आ गई तो आदमी सुस्त होना शुरू हो जाता है, बार बार उसके मसल्स एट्रोफी हो रहे हैं, बार बार हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, होते होते फाइनली ही यूज्ड टू डाई। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, और अक्सर मैनेजमेंट जो है वो डाइटरी मैनेजमेंट होता था, भूखा रखा जाता था उनको। बहरहाल अलग 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 तरीके से मैनेज होता था। फिर इट्स ए डिजीज ऑफ द किडनीज ये सोचने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि ये डिजीज ऑफ द ब्लड है, और डिजीज ऑफ द पैंक्रियास मालूम करने के लिए बिकेम इट वाज डन इन 1889। तो 1500 बीसी से लेकर 1889 तक तकरीबन 3300 ईयर्स होते हैं। सो इट टुक नियरली 3300 ईयर्स टू कंफर्म दैट डायबिटीज वाज द डिजीज ऑफ द पैंक्रियास। इमेजिन करें कितना कितने साल लगे हैं। तो हर बीमारी में तकरीबन सिम्टम्स तो पहले आ जाएंगे, लेकिन वो सिम्टम किस वजह से आ रहा है और बीमारी कहाँ से आ रही है, ये मालूम करने में बहुत अच्छा लग जाता है। तो अभी भी डायबिटीज में रीजन 100% कंफर्म नहीं है कि क्यों आता है डायबिटीज, जिसकी वजह से उसका प्रिवेंशन भी काफी डिफिकल्ट मालूम होता है। We know the risk factors, but we don't know how exactly to prevent diabetes. तो सबसे पहला ब्रेक थ्रू जो हुआ वो 1921 में, बैंटिंग एंड बेस्ट, दे एक्सपेरिमेंटेड ऑन डॉग्स। पहले तो डिजीज ऑफ द पैंक्रियास मालूम होना हुआ किस तरह। डॉग्स में से पैंक्रियास निकाल लिया जाता था या ब्लॉक कर दिया जाता था, तो उनको डायबिटीज आ जाता था। तो पैंक्रियास निकालने पर डायबिटीज आ रहा है, तो दैट मेड देम रियलाइज दैट देयर इज समथिंग इन द पैंक्रियास व्हिच क्यूर्स डायबिटीज। तो बैंटिंग एंड बेस्ट, basically the one with the spectacles is Frederick Banting, and Charles Best was his student. So both of them started experimenting on the pancreas, कि पैंक्रियास के एक्सट्रैक्ट को लेकर, पैंक्रियास को डिसॉल्व करना, एनिमल पैंक्रियास को, फिर उसमें उसको फिल्टर करके उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो जब वापस डॉग में इंजेक्ट किया जाता था, तो इट यूज टू क्यूर इट्स डायबिटीज। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू हुए। This was in 1921. The first patient to be treated was in 1922. 14-year-old boy was dying of diabetes. His condition dramatically improved, or they got a Nobel Prize for this invention of insulin in 1922. अभी 100 years हुए हैं इंसुलिन की डिस्कवरी से, और वी हैव मल्टीपल ड्रग्स अवेलेबल इन द मार्केट। डायबिटीज में दो टाइप्स के हैं। टाइप 1 डायबिटीज बेसिकली इज इंसुलिन डिपेंडेंट। वहाँ चूंकि बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो पेशेंट्स विल रिक्वायर आउटसाइड इंसुलिन। तो उनके लिए अभी भी इंसुलिन इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, यंग एज में जो आता है वो डायबिटीज।
टाइप 2 डायबिटीज जो मोस्ट कॉमन है, 90% ऑफ द केसेस हैं, तो उनके लिए इंसुलिन भी चलेगा, दूसरे ड्रग्स भी चल सकते हैं। इंसुलिन बेसिकली एक पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड जिसे कहते हैं, अमीनो एसिड्स का चेन है, दो अमीनो एसिड्स के चेन बाउंड टुगेदर। अब चूंकि ये प्रोटीन की तरह है, प्रोटीन भी अमीनो एसिड चेन ही होता है, तो इंसुलिन भी अमीनो एसिड चेन है। तो चूंकि प्रोटीन की तरह है, तो ओरली लेंगे, यानी गोली की शक्ल में लेंगे, तो अब स्टमक में डिजॉल्व हो जाएगा, स्टमक में डाइजेस्ट हो जाएगा, और पूरे अमीनो एसिड्स ब्रेकअप हो जाएंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेकअप होकर अमीनो एसिड्स बन जाएंगे बेसिकली, और फिर अ, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए इसको इंजेक्ट ही करना पड़ता है, पेरेंट्रल यानी अदर देन इंटेस्टाइन्स, दूसरी तरफ से इस्तेमाल करना पड़ता है। या तो स्किन से डायरेक्ट अब्जॉर्व होना है, या फिर इंजेक्शन की शक्ल में लेना है। जब शुरू शुरू में बनाना शुरू किए थे इंसुलिन, तो दैट वाज बेस्ड ऑन एनिमल इंसुलिन। इनिशियली तो डॉग्स में होता था, लेकिन चूंकि बार बार डॉग्स को मारना पड़ेगा, या फिर उनका पैंक्रियास निकाल कर यूज करना पड़ेगा, तो जाहिर बात है उतने डॉग्स मिलेंगे नहीं। तो नेक्स्ट दे स्टार्टेड मेकिंग फ्रॉम अदर एनिमल्स। तो नॉर्मल जो इंसुलिन होता है, वो उस टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं अटैच टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और 6 यूनिट्स ऑफ पेंसिलिन आर 6 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन आर फाउंड टुगेदर। हेक्सामर कहा जाता है उसको। ये 3D स्ट्रक्चर है इंसुलिन का, जो इस वक्त में इन्हें एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। तो इनिशियली जो यूज होता था डॉग्स के बाद, वो पोर्साइन इंसुलिन होना यूज करना शुरू की, पिग्स में से बना रहे हैं। अब क्यों? इस दो रीजंस हैं। एक तो पिग्स आर इजीली स्लॉटर्ड, जो नॉर्मली स्लॉटर हाउसेस में यूज हो रहा है कनाडा में वगैरह में, तो वहाँ पिग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ऑलरेडी पैंक्रियास अवेलेबल है। तो उसको लेकर फ्रीज करके, फिर उसको प्रोसेस करके, उसमें से प्यूरिफाई करके पोर्साइन इंसुलिन यूज यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा रीजन ये कि उसका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो बिल्कुल ह्यूमन इंसुलिन के करीब तर है, सिर्फ एक अमीनो एसिड का फर्क है। ह्यूमन इंसुलिन और पोर्साइन इंसुलिन में सिर्फ एक अमीनो एसिड का फर्क होता है। आगे जाकर बोवाइन इंसुलिन यूज होना शुरू हुआ, वो भी काउस, चूंकि वो भी स्लॉटर हाउसेस में अवेलेबल है, तो उसमें से भी पैंक्रियास निकाल के उसको प्रोसेस करके इंसुलिन बनाना शुरू करते हैं। एंड बोवाइन इंसुलिन डिफर्स बाय 3 अमीनो एसिड्स फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन। तो बिल्कुल करीब करीब मैच हो रहा है ह्यूमन इंसुलिन को, तो ये दोनों बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अ, एक पिग से जो पैंक्रियास मिलता है, उसमें से 100 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन मिलेगा। तो एक आदमी के एक महीने के रिक्वायरमेंट के लिए, एक डायबिटिक आदमी है, उसके एक महीने के रिक्वायरमेंट के लिए 15 पिग्स को कुर्बान करना है। तो इट वाज ए वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। इसी तरह काउस में अगर है, तो 8 काउस, 8 गाय कुर्बान करेंगे, तो उसमें से जितना पेंसिलिन निकल रहा है, जितना इंसुलिन निकल रहा है, दैट इज इनफ फॉर 1 पर्सन फॉर ए मंथ। तो साल में 100 काउस एक आदमी के लिए कुर्बान हो रहे हैं। तो दिस वॉज द सिचुएशन। और इसमें दूसरा मसला ये था कि एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा, इसलिए कि दिस इज फ्रॉम ए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। So that protein, when it's injected, because of its impurities, and because of the because it is not human, बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शंस होते थे। लेकिन फिर भी इट वाज ए ड्रामेटिक ट्रीटमेंट। कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं नहीं था, वहां से फर्स्ट ट्रीटमेंट बना है इंसुलिन का, विच प्रूव टू बी लाइफ सेविंग। आगे जाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आती है, तो ह्यूमन इंसुलिन बनना शुरू हो गया। अब ये कैसे बना रहे हैं? वी आर यूजिंग बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, और बैक्टीरिया के जीनोम में ह्यूमन पैंक्रियास, यानी ह्यूमन इंसुलिन बनाने का जो जीनोम है, जो जीन है, तो वो जीन इंसर्ट किया जाता है। बेसिकली बैक्टीरिया में जो डीएनए है,
उस डीएनए में ह्यूमन इंसुलिन बनाने का जो जीन है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, ई कोलाई बैक्टीरिया इजी टू मल्टीप्लाई इन लैब कल्चर्स, तो जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई करेगा तो दैट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। तो इट्स एन एडवांस टेक्नोलॉजी। वहां से ह्यूमन इंसुलिन बनना शुरू हुआ। एंड चूंकि मास प्रोडक्शन हो रहा है तो कॉस्ट भी काफी कम होता है। इनिशियली तो एक्सपेंसिव रहेगा, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट वाज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, और आजकल तो काफी कम में मिलता है। इंसुलिन बनने के साथ साथ उसका टाइमलाइन अगर देखें तो 1922 में शुरू हुआ था। फिर एनिमल इंसुलिन शुरू हो रहा है रेगुलर इस्तेमाल में 1926 के आसपास में। फिर उसमें इंसुलिन के डिफरेंट टाइप्स बनना शुरू हुए अलग अलग तरीके से। फिर 1970s में ह्यूमन इंसुलिन बना है। तो 50 साल लगे जानवरों से ह्यूमन को शिफ्ट होने के लिए। फिर उसके बाद मल्टीपल इंसुलिन एनालॉग्स, अलग अलग टाइप के इंसुलिन बने हैं। आ, आगे जाकर क्या रिसर्च चल रहा है, एक तो वेरी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को इस तरह इंट्रोड्यूस कर देना जो काफी दिनों तक काम कर सके। फिर ओरल इंसुलिन पर मेहनत हो रही है कि किसी इस तरह कोई इस तरह का निज़ाम बने कि ओरली टैबलेट्स की शक्ल में इंसुलिन लिया जा सके, और इस तरह का कुछ सिस्टम बने कि वो डाइजेस्ट ना हो पाए। और आगे जाकर बीटा सेल रिप्लेसमेंट, पैंक्रियास में जो बीटा सेल्स हैं जहां से इंसुलिन बनता है उसको जिस तरह रीनल ट्रांसप्लांट होता है इस तरह का कुछ रिप्लेसमेंट का निज़ाम सोचा जा रहा है। दैट इज द फ्यूचर। बट राइट नाउ वी हैव मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वी हैव डिफरेंट डिलीवरी मैकेनिज्म्स। इनिशियली तो सिर्फ सिरिंजेस होते थे, जिसमें प्री लोडेड सिरिंजेस या फिर लोड करके इस्तेमाल करने वाले सिरिंजेस, जितना डोज चाहिए उतने, जितने यूनिट्स चाहिए उतना मल्टीपल प्रिक्स करते रहना पड़ता था। बाद में इंसुलिन के पेन्स शुरू हो गए। कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के डिवाइसेस स्टार्ट हो गए। कंटिन्यूस इन्फ्यूजन मतलब आप स्किन पर पैच की तरह इस्तेमाल करें, या फिर कुछ एक डिवाइस रखे, अ, वो डिवाइस तुम्हारा शुगर लेवल भी चेक करेगा और इंसुलिन भी रिलीज करता रहेगा। नॉट वेरी पॉपुलर एंड नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। और इंसुलिन पेन्स आजकल मैक्सिमम यूज में है कि उसमें प्री लोडेड इंसुलिन होता है, डोज सेट करना है और प्रिक करना है। और उसमें चूंकि नीडल का साइज भी बहुत छोटा होता है तो प्रिकिंग सेंसेशन भी कम होता है। आगे जाकर सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स वगैरह भी आएंगे कि वो ग्लूकोज को भी मॉनिटर करते रहेंगे और उसके हिसाब से इंसुलिन भी रिलीज करते रहे। अब जो इंसुलिन अवेलेबल हैं उसमें डिपेंडिंग ऑन देयर ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितना जल्दी एक्शन स्टार्ट हो रहा है और कितनी देर तक एक्शन रोकता है, उसके हिसाब से रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इस तरह के अलग अलग इंसुलिन हैं। फॉर एग्जाम्पल रैपिड एक्टिंग है तो विद इन 30 मिनट्स पीक हो जाएगा, फौरन असर शुरू होता है इंसुलिन देते ही, और विद इन 30 मिनट्स पीक होके फिर 2 घंटे के अंदर अंदर बैक टू नॉर्मल इंसुलिन लेवल खत्म हो जाएगा। और जो लॉन्ग एक्टिंग है उसका आप देख रहे हैं कि द पीक इज एट 12 आवर्स एंड अप टू 24 आवर्स काम करता है। अ, फर्क क्या है और यूज क्या है? जो रैपिड एक्टिंग है वो अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई हाइपरग्लाइसीमिक कोमा में आ गया, या फिर डायबिटिक कीटोसिडोसिस, इस तरह के ऐसे सीवियर ग्लूकोज लेवल्स के साथ आ गया है तो उसके लिए रैपिड एक्टिंग। या फिर और कोई इंजुरी है या सर्जरी है, उस वक्त में कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहने के लिए, कंटिन्यूस कंट्रोल करते रहने के लिए रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग इस्तेमाल होते हैं। और घरों में मैनेज करने वालों के लिए जिनको बार बार इंजेक्शन देने नहीं होता उनके लिए लॉन्ग एक्टिंग वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग इंसुलिन, थोड़ा उनके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशंस करने की वजह से ये लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन बनने लग गए। अब इंसुलिन के बाद दूसरे मेडिकेशंस स्टार्ट होना है। अब ओरल मेडिकेशंस जो टैबलेट्स की शक्ल में लिए जा सकें और जिनके काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो
डिस्कवर होना शुरू हुए हैं तकरीबन 1960s के बाद से, 1950 1960 के दरमियान से। उससे पहले 1921 से लेकर 1950 तक तकरीबन 30 साल, 30 35 साल सिर्फ इंसुलिन रहा, और वो भी सिर्फ एनिमल इंसुलिन रहा। ओरल टैबलेट स्टार्ट हुए हैं 1950 60s के आसपास में। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंसुलिन आया है। उसके बाद अब तो मल्टीपल ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन एक अजीब बात ये कि ट्रीटमेंट का सिस्टम तो बन गया, और डायबिटीज इज नो लॉन्गर ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। अलबत्ता लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस और वो चीज़ें तो है ही, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग, इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। इट कैन बी इजिली मैनेज विद सिंपल मेडिकेशंस एंड द डाइट प्रोग्राम्स। लेकिन यहाँ जो ग्राफ दिया गया है, इसमें केस लोड का ग्राफ है ये, रेड लाइन जो दिखाई जा रही है कि कितने डायबिटिक्स हैं इन मिलियंस। तो अप टू 2000 अगर आप देखें, तो up to 2000 there were only about 180 million diabetics, but in the last 20 years the curve has taken a hockey stick turn, basically sudden growth होना शुरू हो गया है। In the past 20 years we have added another 300 million diabetics। uh, तो एकदम से नंबर, और uh, एकदम से नंबर बढ़ गया और इंक्रीज हो रहा है। हालांकि ट्रीटमेंट के मेजर्स तो बहुत सारे आ गए, क्यूरेटिव मेजर आज तक नहीं मिला। और मार्केट इस तरह बना हुआ है आजकल रिसर्च का और फाइनेंसेस का कि इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री। कोई भी ट्रीटमेंट अगर मिल जाए, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, वी डोंट नो व्हाट पीपल विल डू विद इट। दे माइट इवन सप्रेस इट। बहरहाल क्लेम्स तो बहुत हैं, स्पेशली नॉन एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स में, कि डायबिटीज को क्योर कर देंगे। लेकिन अभी भी कहीं भी रिसर्च बेस्ड अप्रूव्ड ट्रीटमेंट फॉर क्यूरिंग डायबिटीज इज नॉट अवेलेबल। तो जो ओरल टैबलेट्स हैं उसमें सिंपल मैकेनिज्म्स हैं। एक तो इंसुलिन एनालॉग्स कहते हैं, बेसिकली दे वर्क लाइक इंसुलिन, एंड सिमिलरली इंसुलिन की तरह इंजेक्शन ही में लेना है। और जिस तरह मैंने कहा कि इंसुलिन के स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशंस करने के साथ उसको, उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को और पीक को चेंज किया जाता है। इसमें मल्टीपल तरह के अवेलेबल हैं इंसुलिन एनालॉग्स, और उसमें जो मैक्सिमम साइड इफेक्ट होने का चांस है वो हाइपोग्लाइसीमिया है, कि डोजेज थोड़ा फर्क हो गया, ज्यादा हो गया, या हमारा खाना पीना लेट हो गया इंसुलिन लेने के बाद, तो दे आर बाउंड टू कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। शुगर डाउन होने की ज्यादा ज्यादा रिस्क होता है इंसुलिन में भी और इंसुलिन के एनालॉग्स में भी। और दूसरा इसका कॉम्प्लिकेशन लाइपोडिस्ट्रोफी, क्योंकि बार बार इंजेक्शन ले रहे हैं, इंजेक्शन के साइट्स में फैट नेक्रोसिस होने का चांस रहता है। और लॉन्ग टर्म यूज, अगर टाइप 2 डायबिटिक्स लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं इंसुलिन, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और भी बढ़ सकता है। अ, आगे जाकर इंसुलिन का रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरे जो मेडिकेशन हैं वो अलग अलग तरह से काम करते हैं। एक सेट ऑफ ड्रग्स हैं जो इंसुलिन के सेक्रेशन को इंक्रीज करेंगे, दे एक्ट ऑन द पैंक्रियास एंड दे प्रमोट द बीटा सेल्स टू रिलीज इंसुलिन। उसमें सबसे कॉमन ग्लेबेनक्लोमाइड सबसे पहले आने वाला ड्रग, और तकरीबन 20 25 साल पहले अगर देखें आप, तो मैक्सिमम लोग ये डायनिल टैबलेट इस्तेमाल करते थे, विच इज ए सल्फेनिल विच इंक्रीजेस द इंसुलिन सेक्रेशन। और आजकल यहाँ जो नाम दिया हूँ, लेफ्ट में जो नाम है, दैट इज द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ ड्रग्स। राइट में जो है उसका मेन एग्जाम्पल है। ग्लेबेनक्लोमाइड के साथ बहुत सारे दूसरे टैबलेट्स भी होंगे। और रिपाग्लेनाइड इज ए ग्लेनाइड, अगेन इट इंक्रीजेस द इंसुलिन सेक्रेशन। ग्लिप्टिन्स, सीटाग्लिप्टिन, रोजाग्लिप्टिन, इस तरह के आपके टैबलेट्स में भी देखेंगे तो लास्ट का पार्ट नाम सेम आएगा, ग्लिनाइड या क्लेमाइड या ग्लिप्टिन, इस तरह का नाम सेम आएगा। वो टैबलेट्स आप चेक भी कर ले सकते हैं। ऑल दीज आर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इंक्रीजिंग इंसुलिन सेक्रेशन। तो क्योंकि इंसुलिन सेक्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस
ज्यादा रहता है। तो रमजान में भी इनकी डोजेस को एडजस्ट करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। दूसरे सेट ऑफ टैबलेट्स हैं जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टैबलेट्स इज मेटफॉर्मिन और पायोग्लिटाजोल। बेसिकली दीज विल प्रिवेंट रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर, थोड़ा सा अब्जॉर्प्शन भी रोकेंगे और सेल्स की सेंसिटिविटी टू इंसुलिन बढ़ाएंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स इज मेटफॉर्मिन, और ग्लिटाजोन्स भी बहुत कॉमनली यूज हो रहे हैं। इसमें एक एडवांटेज ये है मेटफॉर्मिन में स्पेशली, कि इट विल आल्सो प्रमोट वेट लॉस। तो जितने भी ओबीस डायबिटिक्स हैं तो उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ ड्रग्स ड्रग्स में आता है मेटफॉर्मिन। और बाज ड्रग्स हैं जो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, यानी खाने पीने में जितना ग्लूकोज है वो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब ही ना हो, तो ये खाने के साथ में इस्तेमाल होता है ड्रग। और बाज ड्रग्स इसमें से इसमें पाउडर की शक्ल में आते हैं, कि खाने के साथ वो पाउडर मिक्स करके खा सकते हैं। उसमें क्या होगा, जितना ग्लूकोज है वो उसका अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। अब्जॉर्प्शन कम हो गया तो जाहिर बात है ग्लूकोज का पीक भी और ग्लूकोज का लोड भी कम हो रहा है। कार्बोस इज दी मोस्ट कॉमन ड्रग इन दिस ग्रुप, लेकिन इसमें थोड़ा सा एब्डोमिनल ब्लोटिंग और फ्लैटुलेंस होने का चांस ज्यादा रहता है। एक और ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो किडनी से एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं विदाउट डैमेजिंग द किडनी। नॉर्मल लेवल्स ऑफ यानी ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको किडनी से एक्सक्रीट कर रहे हैं मोर देन नॉर्मल। dapagliflozin is one of the common drugs in this. आजकल this has become the first choice of drug because it has lesser side effects and very little risk of hypoglycemia. तो सिर्फ जो शुरू के ग्रुप्स थे उसमें जो इंसुलिन को सेक्रेशन को बढ़ाते हैं उसमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है। बाकी तीन चार ग्रुप्स में इंसुलिन के, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग इंसुलिन को मैनेज कर रहे हैं, दे आर नॉट इंक्रीजिंग द इंसुलिन सेक्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया कम होता है। So this is a basic chart of different drugs available. I'll not go into the detail of this. इंशाल्लाह अगली बार रमजान में डायबिटीज को किस तरह मैनेज करना है उस पर चंद बातें पेश करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।